इस चैनल पर हम जिंदगी के सबसे अजीब सवालों का जवाब ढूंढते हैं, जैसे कि अगर मैं ज्यादा कोक पीने के बाद ऊपर से मेंटोस खा लूं तो क्या मैं मर जाऊंगा? इंसानों की चिन क्यों होती है? और हम कब तक अपने शरीर में पाद रोक कर रख सकते हैं? अगर आपको भी लगता है कि आपको इन सवालों का जवाब जानना है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस अल्टीमेट फैक्ट शो की वीडियो में और जानिए आज अपने शरीर के बारे में ऐसी चीजें जो आपको कभी भी पता नहीं थी। हमें बोर्ड पर नाखूनों के रगड़ने की आवाजें कानों में क्यों चुभती हैं? दुनिया में कुछ ऐसी आवाजें जो कि लगभग हर इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, जैसे कि बोर्ड पर नाखून रगड़ने की आवाज और उससे मिलती जुलती आवाज जैसे एक प्लेट पर फोक को रगड़ना, किसी स्लेट पर चौक को रगड़ना या एक मेटल की कुर्सी को जमीन पर रगड़ना। लेकिन आखिर इन आवाजों में ऐसा क्या है जो कि हमारे कान बिल्कुल भी नहीं सुन पाते? ये तो शुक्र है कि 1986 में रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम करके इसके पीछे का कारण ढूंढ निकाला। अपनी स्टडी में उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि इन आवाजों में मौजूद हाई पिच वाली आवाज हम लोगों को डरा देती है, इसीलिए उन्होंने इस आवाज को लो, मिडिल और हाई फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हर रिकॉर्डिंग को अलग से चलाकर जब टेस्ट किया गया तो उन्हें पता चला कि उनकी थ्योरी बिल्कुल गलत थी। हाई फ्रीक्वेंसी हटाने के बावजूद भी हम लोगों के लिए उस आवाज को सुन पाना आसान नहीं था, लेकिन जब मिडिल फ्रीक्वेंसी को हटाया गया तब आवाज हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतर हो गई। उसके बाद उन्होंने इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली डिस्कवरी की। उन्हें यह पता चला कि ये वाली आवाजें बंदरों की वार्निंग की आवाजें थीं, वो भी ज्यादातर चिंपैंजीज की, जो कि बोर्ड पर रगड़े गए नाखूनों की मिडिल फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। इसी कारण से हम इस आवाज को बाकी आवाजों की तरह नहीं सुन सकते, क्योंकि इनकी वजह से हमारे दिमाग में एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स बनता है जो कि एक चेतावनी की आवाज जितना स्ट्रांग होता है। अब तो ऐसा हो गया है, नया दिन नई इन्फॉर्मेशन। लेकिन मुझे एक ऐसी आवाज का जरूर पता है जो कि मुझे सुनने में बहुत पसंद आती है। आपको नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने की आवाज, और अगर आप वहां पहुंच ही गए हैं तो जरा साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे द्वारा डाली गई किसी भी वीडियो को मिस ना करें और ऐसा अमेजिंग कंटेंट देखते रहें। तो चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। क्या कोक पीने के बाद मेंटोस खाने से आप मर जाएंगे? जी हाँ, ये वही पुराना कोक मेंटोस वाला एक्सपेरिमेंट है। बोतल के ढक्कन को खोलिए, उसके अंदर मेंटोस डालिए और फिर इंतजार कीजिए कि कब वो बोतल एक ज्वालामुखी की तरह फट जाएगी और आपका टेबल गंदा हो जाएगा। इसके पीछे की साइंस काफी सिंपल है। हालांकि मेंटोस देखने में स्मूथ लगती है, लेकिन उनकी आउटर कोटिंग काफी रफ होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के फॉर्म में इरप्ट होती है। लेकिन शुक्र है इस बात का कि आपके पेट में भी ऐसा रिएक्शन होता है, क्योंकि जैसे ही आप मेंटोस को मुंह में डालते हैं तो उसकी रफ कोटिंग आपकी जीभ पर ही डिसॉल्व होने लग जाती है। बहुत सारे मेंटोस को निगल लेना और फिर उसके बाद एकदम ढेर सारी कोक पी लेने पर और कुछ नहीं बल्कि आपको एक बहुत ही गंदा डकार आएगा। इस चीज से बस एक ही खतरा है, और वो ये है कि लोग जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके शरीर में ये गैस काफी ज्यादा होती है। ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा पेट दर्द होना शुरू हो जाए, और बुरे से बुरा ये हो सकता है कि उनके पेट में छेद हो जाए। लेकिन ऐसा ज्यादातर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा होने से पहले ही उस चीज को उल्टी के जरिए बाहर फेंक देता है। अपने मुंह में मेंटोस रखकर एक ही बारी में कोक पी लेने से आपके मुंह में ही मिक्सचर बन जाएगा, जो कि आपके पूरे मुंह में से निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो इससे आप मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो इंसान ये करेगा वो पागल ही होगा। हम रोते क्यों हैं? भले ये बात हमारी फेवरेट मूवी के एक सीन की हो, या फिर बहुत ज्यादा खुशी की हो, या हमारे स्कूल का प्यार छूटने का दुख हो। हम इंसानों के लिए आंसू बहाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? रोने को हम साइंटिफिकली एक इमोशनल स्टेट के प्रभाव में शेडिंग ऑफ टीयर्स कहते हैं, और बिना किसी इमोशन के रोने का भी एक अलग ही नाम है, लैक्रिमेशन। ये सब हमारे शरीर में मौजूद लैक्रिमल सिस्टम की वजह से होता है, जिसके अंदर एक सिक्रेटरी सिस्टम होता है जिससे कि हमारे आंसू बनते हैं, और एक एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जिससे वो बहते हैं। जब हमारे लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि हमारी आईबॉल और आईलिड के बीच में होता है, उसमें आंसू बनता है, तो हम आंखें झपकते हैं, जिससे कि ये आंसू पूरी आंख में फैल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रोते हुए आपकी नाक क्यों बहने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आंसू आपकी आंख में बनता है वो लैक्रिमल पंक्टम से होकर, जो कि एक सिंक प्लग होता है, उससे आपकी नाक में चला जाता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा रोते हैं तो आपका लैक्रिमल ड्रेनेज इतने ज्यादा आंसुओं को संभाल नहीं पाता, और वो आपकी आंखों से निकलकर आपके गालों पर गिरने लगता है। हम लोग 3 तरह के आंसू प्रोड्यूस करते हैं। इनको बेसल, रिफ्लेक्स और साइकिक आंसू कहा जाता है। हमारे बेसल आंसू हमारे कॉर्निया को नरिश और लिब्रिकेटेड रखते हैं, वहीं रिफ्लेक्स आंसू हमारी आंखों में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब हम एकदम से प्याज काटते हुए रोने लग जाते हैं तो वो हमारे रिफ्लेक्स आंसू होते हैं।
साइकिक और क्राइंग आंसू वो होते हैं जो किसी इमोशन की वजह से आते हैं, जैसे कि उदासी, गुस्सा, प्लेजर या फिर फिजिकल दर्द। यहाँ तक कि इन आंसुओं में एक नेचुरल पेन किलर लेउसिन एनकेफ्लिन भी होता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं जी भर के रोने से मन शांत होता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाकर रोना शुरू कर दीजिए। क्या हम दिल टूटने से मर सकते हैं? जब दिसंबर 27, 2016 में एक्ट्रेस कैरी फिशर की मौत हुई तो पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन ये दुख तब दोगुना हो गया जब अगले ही दिन उनकी मां डेबी लेरोन्स की भी अचानक से मौत हो गई। उस समय पर लोगों का कहना था कि उनकी मां की मौत दिल टूटने की वजह से हुई है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा मुमकिन है? हार्ट ब्रेक शब्द एक ऐसी इमोशनल और फिजिकल स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन ये हम सभी को पता है कि हमारा दिल सचमुच नहीं टूटता है ना। लेकिन इस दुख की वजह से स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऑस्ट्रेलियन हार्ट सर्जन डॉक्टर निकी स्टाम्प के मुताबिक स्ट्रेस की वजह से हमारे दिल की धड़कनें और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और खून भी जल्दी ही रगों से दौड़ता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब हमारा दिल टूटता है तो हम अक्सर अपना ध्यान नहीं रखते। हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं और पूरा पूरा दिन बेड में ही गुजारते हैं, जिसका हमारी हेल्थ पर और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शायद आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन डॉक्टर दिल टूटने से मरने की कंडीशन को टाक्सोबो कार्डियोमियोपैथी कहते हैं। इस बीमारी में एक स्ट्रेसफुल चीज की वजह से हमारे शरीर में एड्रेनल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक जैसा ही कुछ इंसान को सहना पड़ता है। ये कंडीशन पहली बार जापान में 1990 में देखी गई थी, जब एक पेशेंट का दिल एक जापानीज ऑक्टोपस टैक्सोबो जैसा हो गया था। ये जरूरी नहीं है कि टैक्सोबो का शिकार हुआ हर मरीज मर जाए, लेकिन ये कंडीशन सचमुच होती है। तो इसलिए अगली बार किसी के साथ ब्रेकअप करने से पहले 100 बार सोचिएगा। अगर आप टूथपेस्ट की पूरी ट्यूब खा जाएं तो क्या होगा? पूरी जिंदगी दिन में 2 बार ब्रश करने के बाद आप बहुत ज्यादा टूथपेस्ट खा जाते हैं, लेकिन एक ही बारी में टूथपेस्ट की पूरी ट्यूब को निगल जाना सीधा अस्पताल ले जाने वाली बात है। यूएस की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक अगर आप एक ऐसा टूथपेस्ट निगलने वाले हैं जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता तो शायद आपकी जान बच सकती है। लेकिन ये भी तब मुमकिन है अगर आप टूथपेस्ट खाने के बिल्कुल बाद ढेर सारा पानी और दूध पी लें और उल्टी कर दें, वरना आपको बहुत गंदे वाला पेट दर्द होने वाला है। वो टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड होता है आपकी जान भी ले सकता है। फ्लोराइड जो कि नेचुरली अकरिंग मिनरल है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट को खा लेंगे तो आपको उसी समय पॉइजन कंट्रोल सेंटर को फोन मिलाना होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पेट दर्द, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत, शॉक, कंपन, वीकनेस, उल्टियां और यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी। मतलब आपका दिन बहुत ज्यादा बुरा बीतने वाला है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पानी या दूध पीना, फिर जाकर डॉक्टर को दिखाना। एक बार अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो वो आपको एक्टिवेटेड चारकोल वाली दवाई देगा, ताकि आपके शरीर में और ज्यादा पॉइजन ना फैले। और साथ ही आपके कुछ टेस्ट होंगे ताकि डॉक्टर आपकी अच्छे से देखभाल कर पाए। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो टूथपेस्ट को इंसानों की तरह इस्तेमाल करें। हम कब तक अपनी पॉटी को कंट्रोल करके रख सकते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी सीरियस चीज के बीच में पॉटी आ जाए और आप हल्के होने भी ना जा पाए? शायद आप किसी रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हों या फिर आप किसी डेट पर आए हों। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो शायद आप अपनी पॉटी को इतना रोक सकें कि कुछ समय बाद आपको महसूस ही ना हो। लेकिन आपको कब तक अपनी पॉटी रोक कर रखनी चाहिए? काफी ज्यादा लोग इस बात पर बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारे शरीर से काफी जहरीली चीजों को बाहर निकाल सकती है। आपके खाना खाने के बाद इसको आपके पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं। वहां से ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, जिसको कोलन भी बोला जाता है, जहां ये पानी है एब्जॉर्ब करती है और फिर आखिर में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। हमारा कोलन लगभग 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा होता है और हमारी पॉटी को यहाँ से बाहर निकलने में लगभग 36 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि हमारे डाइजेस्ट किए हुए खाने को पॉटी में बदलने के लिए 2 से 5 दिन लगते हैं, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान दिन में 1 बार पॉटी करने ही जाए। एक एवरेज इंसान दिन में 3 बार से लेकर हफ्ते में 3 बार तक पॉटी करता है, लेकिन बहुत दिनों तक बिना पॉटी करे रहना, उसको जबरदस्ती दबा कर रखना बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। जब हमारी पॉटी रेक्टम में पहुंचती है तो हमारे दिमाग में ये सिग्नल पहुंचता है कि अब हमें हल्का होना है। निकेत सोनपाल के मुताबिक, जो कि न्यूयॉर्क के ट्यूरो कॉलेज के असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर हैं, पॉटी को ज्यादा समय तक रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें हमारे स्फिंक्टर्स को बहुत जोर लगाकर बंद करके रखना पड़ता है। और भले ही आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि आपकी पॉटी गायब हो चुकी है,
ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा इकट्ठी हो गई हो और आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई हो। जितने ज्यादा समय तक पॉटी आपके शरीर में रहेगी उतनी वो सख्त होती जाएगी। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका पेट फूल जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए दवाइयां खानी पड़ जाएं। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी डॉक्टर की मदद से उसको निकलवाना पड़ जाए। सोनपाल ने बताया कि उसने किसी को पॉटी रोकने की वजह से एक्सप्लोड होते हुए या मरते हुए नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर पॉटी निकलवाने की बात से ही इंसान को शर्म आ जानी चाहिए। एक इंसान आपकी हर चीज में मदद कर सकता है, लेकिन भाई इसमें नहीं कर सकता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि बाथरूम जाने की जल्दी में हो आप, तभी आपको किसी व्यक्ति ने रोक लिया हो सकता है कि आपको किसी बिजनेस मीटिंग के दौरान अपनी पॉटी रोकनी पड़ी हो, या फिर आपके घर कोई फैमिली फंक्शन हो जहां आपको सबको अटेंड करना हो। तो क्यों ना ऐसी कोई कहानी आप चैट बॉक्स में लिखिए जिसको मैं पढ़ सकूं, और जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगेगी उसको मैं रिप्लाई करूंगा। शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सब आखिरकार इंसान ही तो हैं। पिंपल फोड़ना एक बहुत ही बुरा आइडिया होता है। जरा सोचिए, आप अपने स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार होने के लिए जा रहे हैं। आप शीशे को देखकर सहम जाते हैं क्योंकि आपको शीशे में अपने मुंह पर एक लाल रंग का बड़ा सा पिंपल दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे? इसका किसी और इंसान की तरह आप इसे फोड़ देंगे क्योंकि आपको ये मजेदार भी लगता है। लेकिन जान लीजिए ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि उन लोगों का क्या जो कि YouTube पर पिंपल निकालने की वीडियो डालते हैं। जब इस चीज को प्रोफेशनली किया जाता है तो वो आपकी स्किन को बेहतर बनाने का काम आता है, लेकिन जब बिना किसी टेक्निक के पिंपल को छेड़ दिया जाता है तो सिर्फ डिजास्टर होता है। जब आपके शरीर पर ब्लैक पोर्स या बैक्टीरिया होता है तो आपका शरीर दोनों की मदद से उसे ठीक करता है। जो आपको अपने माथे पर लाल पिंपल दिख रहा है ना, वो बस ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जब आप एक पिंपल फोड़ते हैं तो आप जबरदस्ती उस गड्ढे में से गंद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी स्किन छिल जाती है। इससे दिक्कत ठीक होने के बजाय आप कभी कभार उस गंद को अपनी स्किन के अंदर और ज्यादा दबा देते हैं, जिससे कि पिंपल बड़ा हो जाता है। साथ ही आप अपनी उंगलियों पर लगे बैक्टीरिया और मिट्टी को भी वहां पर लगा देते हैं। जैसे इतना काफी नहीं था, इसके साथ ही आपके चेहरे पर बैक्टीरिया के फैलने की वजह से निशान पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर हमेशा हमेशा के लिए निशान भी रह सकते हैं। और ये पिंपल से काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन जाकर पिंपल फोड़ने वाली वीडियो ही देख लूं भाई। आप कब तक पाद रोक सकते हैं ताकि आप फट ना जाएं? किसी भी इंसान के लिए पाद मारना बहुत आम बात है, लेकिन हम सबको पता है कि सबके सामने ये चीज करना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता, और इसीलिए अब हम सबको पाद रोकने की आदत हो चुकी है। जैसे कि मार्केट में, क्लास के बीच में, या अपनी शादी पर। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आखिर हम कब तक अपने पाद को रोक सकते हैं? हमारे शरीर में बनी नेचुरल गैस को बाहर निकालने की कई वजह होती है, और वो दो तरीकों से बाहर आती है, या तो डकार के तरीके से या फिर हमारे पिछले हिस्से से पाद के तरीके से। हमें ज्यादातर डकार एयर एफिसिया की वजह से आते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हुए या च्युइंगम खाते हुए हवा अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं और फिर वो बाहर निकलती है। लेकिन पादना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कभी कभार हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया या खाना फर्मेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और गैस बनती है। वो लोग जिन्हें लैक्टोज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है वो ज्यादा पाद मारते हैं। कुछ और सब्जियां खाने से, जैसे कि ब्रोकली या एस्परागस से भी गैस ज्यादा बनती है। माने या ना माने, आप दिन में 10 से 20 बार ही पाद मारते हैं, और कई बार तो आपको इस चीज का एहसास भी नहीं होता। पाद रोकना बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी चीज ज्यादा समय तक फंसी रहेगी तो वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी और ब्लोटिंग हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आपके पेट में हवा भर जाए। किसी कार्टून के कैरेक्टर की तरह एक्सप्लोड होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कोलन में परेशानी वाले लोगों की एक एक्सेप्शन जरूर है। NYU लांगोन मेडिकल सेंटर की डी लिस्वा गंजू के हिसाब से एक ऑब्स्ट्रैक्ट कोलन ब्लॉकेज की वजह से गुब्बारे की तरह फूल सकता है, और वो भी तब जब तक वो फट ना जाए। इसलिए ऐसी किसी चीज से बचने के लिए आपको ज्यादा परेशानी उठाकर पाद को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चिन सिर्फ इंसानों की होती है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि शायद आपका दिमाग घुमा कर रख दे। क्या आपको अपने मुंह के नीचे एक अजीब सी चीज दिख रही है? ये सिर्फ हम इंसानों के पास ही है। कई सालों से साइंटिस्ट हमारी चिन के ओरिजिन ढूंढने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन आज भी इसका पता किसी को नहीं। चिन हमारे मुंह का निचला हिस्सा नहीं है, ये हमारे जौ से निकल रही एक हड्डी के हिस्से को कहा जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला, जो कि हमारे जेनेटिक कजिन हैं, उनकी भी चिन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उनका निचला हिस्सा तो और ज्यादा अंदर की तरफ दबा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज इंसानों की भी चिंस नहीं थी, उनका मुंह नीचे से बिल्कुल फ्लैट हुआ करता था। तो आखिर हमारे पास ये चिंस कहाँ से आई? लास्ट सेंचुरी से साइंटिस्ट ने अभी तक ये सोचा है कि शायद हमारी चिंस हमें खाना चबाने और बोलने में मदद करती है, लेकिन यूके यूनिवर्सिटी के जेम्स पेम्पुश का तो कुछ और ही कहना है। उनके हिसाब से अगर हम खाना चबाने की बात करें तो चिन असल में गलत जगह पर है, और उनका यह भी कहना है कि हमारी जीभ के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही हमारी बोलने में मदद करते हैं। उनके लिए हमें चिन की जरूरत नहीं होती। बजाय इसके उनके हिसाब से चिन एक स्पैंड्रेल है
जो कि शायद हमारे फीचर चेंज होने की वजह से एक बाय प्रोडक्ट की तरह हमारे मुंह पर हो गया है। हो सकता है कि पुराने जमाने से लेकर अब तक जैसे इंसानों के मुंह छोटे हुए हैं, ये चिन्ह भी केवल उसका ही एक हिस्सा हो। लेकिन इस स्पांड्रेल थीसिस को प्रूव करना आसान नहीं है, क्योंकि हमें आज के जमाने में स्कोर टेस्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं मिल पाता, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये तभी काम आती है जब हमें अपने हाथ को आराम देने के लिए कुछ चाहिए होता है। आप कब तक पेशाब रोक कर रख सकते हैं? हम सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि जब हमें बहुत तेजी से वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर होता है। पेशाब रोक के रखना एक तरह की कला है जिसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जितना आप वॉशरूम जाने का सोचते हैं उतना ही तेज आपको पेशाब आने लगती है। लेकिन आखिर आप कब तक अपना पेशाब रोक कर रख सकते हैं? सच ये है कि हर व्यक्ति पर निर्भर करता है ये कि वो कितनी देर तक अपने ब्लैडर को कंट्रोल करके रख सकता है। हमारा ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें किडनी से फिल्टर लिक्विड यूरिन के फॉर्म में पहुंचता है, और ये तब तक भरता रहता है जब तक ये पूरी कैपेसिटी तक ना भर जाए। जब ऐसा होता है तो हमारे ब्लैडर के आसपास के फाइबर हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब तुम्हें पेशाब करने की जरूरत है, और जब हम हल्का होने के लिए वॉशरूम जाते हैं तो हमारा दिमाग ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है ताकि वहां से यूरिन यूथ्रेसा से होकर शरीर से बाहर चला जाए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा ब्लैडर भी बड़ा होता रहता है। जैसे कि 11 से 15 साल के बीच के बच्चे का ब्लैडर 165 से 225 ml तक यूरिन होल्ड कर सकता है। वहीं एक एडल्ट इंसान का ब्लैडर 300 से 400 ml तक यूरिन होल्ड कर सकता है। आमतौर पर एक इंसान दिन में 8 बार वॉशरूम जाता है और 1 बार रात को। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितना पानी पीते हैं, और ये बाकी चीजों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको 3-4 घंटों में 1 बार तो वॉशरूम जाना ही चाहिए। मतलब आपको कभी भी जरूरत से ज्यादा पेशाब नहीं रोकनी चाहिए। फुल ब्लैडर करके घूमने से आपको ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, और यहाँ तक कि आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में भी डैमेज आ सकता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जबरदस्ती पेशाब रोकने की वजह से किसी इंसान का ब्लैडर फट जाता है। तभी मैं आपसे कहता हूँ, जब आपको जोर से लगी हो तो सब कुछ छोड़कर पहले वॉशरूम जाना चाहिए। क्या कड़ाके निकालने से आर्थराइटिस हो सकता है? आपने काफी बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना हुआ कि कड़ाके मत निकालो वरना तुम्हें भी बुढ़ापे में मेरी तरह आर्थराइटिस हो जाएगा। लेकिन ये सच है कि शायद आपके कड़ाके निकालने से सामने वाले को इरिटेशन हो, लेकिन इससे आर्थराइटिस का कोई लेना देना नहीं है। कड़ाके निकालने पर जो आप पॉप की आवाज सुनते हैं ना, वो किसी चीज के टूटने की नहीं होती। ये हमारे जॉइंट में मौजूद सिनोवियल फ्लूइड के अंदर के बबल्स के फटने की वजह से आती है, जो कि लिब्रिकेशन में मदद करते हैं। जब आप अपनी हड्डी को खींचते हैं तो उसे आगे की तरफ खींचकर या पीछे की तरफ मोड़कर जॉइंट के बीच का स्पेस बढ़ जाता है। इससे साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद गैस के अंदर माइक्रोस्कोपिक बबल बन जाते हैं, जो कि उनसे बड़े बबल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं और खाली जगह को भरने आ रहे फ्लूइड की वजह से पॉप होते हैं। एक बारी जब आपने कड़ाके निकाल लिए होते हैं तो आप अगले 15 मिनट तक फिर से कड़ाके नहीं निकाल सकते, क्योंकि जगह फिर से नॉर्मल हो जाती है और गैस फिर से फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाती है, जिससे और ज्यादा बबल्स बन जाते हैं। लेकिन भले ही आपको कड़ाके फोड़ने की वजह से आर्थराइटिस का कोई डर ना हो, कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जब लोगों ने कड़ाके निकालने के चक्कर में अपने हाथों को बहुत बड़ी चोट पहुंचा ली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कड़ाके निकालते रहिए भाई। आंखें झपकना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर इतने अच्छे से बनाया गया है कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता, और ऐसी एक चीज है आंखें झपकना। शायद अब आपको आंखें झपकने का एहसास हो रहा होगा, लेकिन आप हर दिन यही चीज बिना जानकारी के करते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप जानबूझकर आंखें ना झपक रहे हों। हम हर 2 से 3 सेकंड में आंखें झपकाते हैं, जिसका मतलब है कि 28,000 दिन के, बस वो भी सिर्फ 40 से 200 मिलीसेकंड के समय में। लेकिन आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का असली कारण है कि हम अपने कॉर्निया, आंखों के आउटर मोस्ट टिश्यू को आंसुओं से गीला करने के लिए और उसे किसी भी डैमेज से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ब्लिंकिंग एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए ये सोचना मुश्किल है कि अगर हम आंखें नहीं झपकाएंगे तो क्या होगा। हमारा कॉर्निया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, जिससे कि हमें आंखों की दिक्कत भी हो सकती है। सिर्फ ब्लिंकिंग से ही बहुत सारी चीजें होती हैं, और साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो आखिर क्या होता है। हमारी आंखों की डिस्टिंक्टिव मूवमेंट भी होती है, जिनको सेक्स्ट कहा जाता है। हमारी आंखें बिल्कुल उसी तरह रहती हैं जिस जगह में पहले थीं। इसका मतलब है जब आप आंख बंद करके खोलते हैं तब भी आप उसी चीज को देख रहे होते हैं जिसे आप पहले देख रहे थे। इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव वो चीजें हैं जो आंख बंद करने पर नहीं होती, जैसे कि लाइट का कम होना, इमेज का ब्लर होना और फोकस खो देना। 2012 की एक स्टडी में यह भी कहा गया है कि शायद जब हम अपनी आंख झपकते हैं तो हमारा दिमाग ब्रेक लेता है। काश मैं सिर्फ आंख झपकने